पॉइंट वाइज बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपको पूरा यूनिट 2 एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही मैं आपको हाईलाइटेड फॉर्म में बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। पेपर कोड एडू बी एड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास। इसका यूनिट 1 का वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, तो उसको चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए, नहीं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 स्टेज वाइज डेवलपमेंट, चरणवार विकास। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं, बट जो भी हो। 103 के पेपर में जो यूनिट 2 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता है, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या किन किन लाइन्स से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, developmental stage wise characteristics of the learner, emotional and cognitive development, concept and meaning, importance of emotional and cognitive development और पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए। आनुवांशिकता और पर्यावरण, उसका हम अवधारणा पढ़ेंगे, अर्थ, परिभाषा, दोनों के बीच में क्या संबंध है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है और दोनों के बीच में क्या अंतर है, शिक्षार्थी की विकासात्मक चरणवार विशेषताएं क्या हैं, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा और अर्थ, और साथ ही इन दोनों का महत्व, और लास्ट में हम जानेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो पेपर 103 है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल बीएड के लिए बल्कि आगे जब आप सीटेट देंगे उसके लिए भी। तो बेहतर है कि आप इसको अभी अच्छे से समझ लें। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण की अवधारणा और अर्थ। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर टू फंडामेंटल फैक्टर्स इन साइकोलॉजी that influence an individual's development and behavior. It is due to the heredity and environment that individuals differ in habits, physique, personality, attitudes, values, sentiments and aspirations. मनोविज्ञान में आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही मूलभूत कारक हैं। ये दोनों ही किसी व्यक्ति के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह आनुवांशिकता और पर्यावरण के कारण ही है कि किसी व्यक्ति की आदतें, उसका शरीर, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, मूल्य, भावनाएं, आकांक्षाएं ये सारी भिन्न होती हैं। इस दुनिया में कोई भी दो लोग पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे कि आपने मूवीज में देखा है ना कि मान लीजिए अगर अमरेंद्र बाहुबली मरा तो उसका बेटा महेंद्र बाहुबली एकदम डिट्टो प्रभासी पैदा होगा, सेम। तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कोई भी दो इंसान बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस वो आइडेंटिकल ट्विंस ना हो। तो व्यक्तियों के बीच में ये जो अंतर होता है ये उनकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण की वजह से ही होता है। हेरिडिटी का मतलब है नेचर और एनवायरमेंट का मतलब है नर्चर। अब यहाँ आ गई बेटा सबसे ज्यादा फंसने वाली बात। वो कैसे कि हमें तो यही पता है कि एनवायरमेंट मतलब नेचर होता है, प्रकृति होती है ना, वातावरण, उसी को तो हम एनवायरमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेरिडिटी का मतलब नेचर है और एनवायरमेंट का मतलब नर्चर है। तो यहाँ से बनेगा आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनवायरमेंट का क्या मतलब है। ऑप्शन में आपको नेचर भी दिया रहेगा और नर्चर भी दिया रहेगा। तो हम तो कॉमन सेंस यूज करके नेचर टिक करके आ जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत। हमेशा ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी का मतलब है नेचर यानी स्वभाव। यहाँ पे नेचर से मतलब है स्वभाव, प्रकृति, जो इंसान का कैरेक्टर है वो। और एनवायरमेंट का मतलब है नर्चर यानी उसको कैसा पोषण मिल रहा है, कैसा वातावरण मिल रहा है, वो अपने आसपास किन लोगों के बीच रह रहा है, कैसी सोसाइटी में रहता है, ये चीजें एनवायरमेंट है उसका। हेरिडिटी और नेचर, दिस refers to the biological process responsible for passing the physical and mental characteristics from one generation to another. It plays a crucial role in determining various traits such as physical characteristics and some aspects of personality. Johann Mendel or Gregor Mendel
father of genetics, gave 3 laws of heredity. These are आनुवांशिकता, या जिसको हम स्वभाव या प्रकृति भी कहते हैं। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। यह विभिन्न लक्षणों जैसे कि शारीरिक विशेषताओं और व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोहान मेंडल, इनका पूरा नाम है जोहान ग्रेगर मेंडल। अगर आपको क्लास 10th के साइंस बुक का इनका वो मटर वाला एक्सपेरिमेंट याद हो तो शायद आप पहचान जाए इनको, जिसमें ड्वार्फ प्लांट और टॉल प्लांट वाला कंसेप्ट था। तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं आनुवांशिकता के। पहला है द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड यूनिफॉर्मिटी, प्रभुत्व और एकरूपता का कानून। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का कानून। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून। तो अब ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए ग्रेगर मेंडल के कौन कौन से इसमें से लॉज हैं। अब देखिए एनवायरमेंट, जिसको कहते हैं नर्चर। दिस encompasses all those external factors that influence an individual, including upbringing, culture, social interactions, and life experiences. The environment can shape personality, beliefs, and behavior. Psychologists examine environmental influences through studies of upbringing, peer groups, and societal factors. पर्यावरण या पालन पोषण, इनमें वे सभी बाहरी कारक शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जिसमें पालन पोषण, संस्कृति, सामाजिक संपर्क और जीवन के अनुभव शामिल हैं। पर्यावरण व्यक्तित्व, विश्वास और व्यवहार को आकार दे सकता है। मनोवैज्ञानिक जो हैं वो पालन पोषण, सहकर्मी समूहों और सामाजिक कारकों के अध्ययन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करते हैं। अब दोनों के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। हेरिडिटी का मतलब हमारे गुण या वो लक्षण जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, यानी हमारे दादाजी से हमारे पिताजी को मिले होंगे, हमारे पिताजी से हमें मिले, ठीक है, वो है हेरिडिटी। इन्वायरमेंट है वो पर्यावरण या वो वातावरण जिसमें आप रह रहे हैं, अच्छे लोगों के बीच रह रहे हैं या बुरे लोगों के बीच रह रहे हैं। अब डेफिनेशन देख लीजिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, environment covers all the outside factors that have acted on the individual since he began life. वुडवर्थ का कहना है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी कारकों को शामिल करता है जिन्होंने जीवन शुरू करने के बाद व्यक्ति पर प्रभाव डालना शुरू किया, या मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके मरने तक जितनी भी चीजें उस पर प्रभाव डालती हैं वो सब कुछ उसका। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लॉन्गफील्ड एंड वेल्ड, The environment is everything that affects the individual except his genes. बोरिंग, लॉन्गफील्ड और वेल्ड का कहना है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है सिवाय उसके जीन के, मतलब जो उसका जेनेटिक्स है, जो उसकी आनुवांशिकता है, उसको छोड़ के बाकी हर एक चीज जो उसको प्रभावित कर रही है वो सब उसका पर्यावरण है। पीटरसन, हेरिडिटी में बी डिफाइंड एज व्हाट वन गेट्स फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। पीटरसन के अनुसार आनुवांशिकता को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से अपनी पैतृक भंडार में से जो कुछ भी प्राप्त करता है, यानी इंसान को जो कुछ भी अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों से मिल रहा है वो उसकी हेरिडिटी है। अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध। The relationship between heredity and environment is that of multiplication, not of addition. Very important line. In other words, the development of an individual is a result of heredity multiplied by environment. That is, development is equal to heredity into environment. ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। Both heredity and environment impact development in a complex manner. आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध गुणन का है, जोड़ का नहीं। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति का विकास पर्यावरण द्वारा गुणा की गई आनुवांशिकता का परिणाम है, यानी विकास इज इक्वल टू आनुवांशिकता इनटू पर्यावरण। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही विकास को जटिल तरीके से प्रभावित करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच क्या संबंध है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये कहना था कि एक बच्चे का मानसिक या शारीरिक विकास कैसा होगा ये पूरी तरह से निर्भर करता है उसकी आनुवांशिकता पे, यानी उसकी हेरिडिटी पे। अगर एक बुद्धिमान माँ बाप है उनका बच्चा भी बुद्धिमान ही होगा, जबकि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिनका कहना था इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की हेरिडिटी क्या है,
बच्चे को जैसे पर्यावरण में रखा जाएगा, जैसे माहौल में रखा जाएगा, जैसा नर्चर उसे किया जाएगा, बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर आप बच्चे को चोर बनने की सीख देंगे तो वो चोर बनेगा, आप उसको साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे तो वो साइंटिस्ट बनेगा। तो ये एक तरह से डिबेट हो रही थी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच। फिर इस डिबेट का ये कंक्लूजन निकाला गया कि ना तो हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही इन्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को जोड़ के बच्चे का विकास होता है, बल्कि विकास जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से होता है, यानी दोनों के साथ काम करने से होता है। किसी बच्चे का मानसिक या शारीरिक विकास उसके माता पिता से मिले जीन्स पे तो डिपेंड करता ही है, पर साथ में उसके इन्वायरमेंट पे भी उतना ही निर्भर करता है। अभी हम रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन से डेवलपमेंट करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखते हैं क्या भूमिका है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट. For example, the child is likely to possess good height if the parents are tall. However, his physique would depend on the care and nutrition he got. वृद्धि और विकास, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही व्यक्ति के शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो बच्चे की भी लंबाई अच्छी होने की संभावना है। लेकिन क्या हो कि अगर उस बच्चे को अच्छा पालन पोषण ना मिले या अच्छी देखभाल ना मिले, वो पोषक तत्व ना ले, अच्छे से एक्टिविटीज ना करे, तो क्या उसकी हाइट बढ़ पाएगी? तो मतलब हेरिडिटी ने अपनी तरफ से उसको लंबी हाइट वाले जीन्स दिए, लेकिन अच्छा इन्वायरमेंट ना मिल पाने की वजह से उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाई। या फिर यह भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट कैसा भी हो, उस बच्चे के जीन काफी स्ट्रांग थे तो उसकी हाइट अपने आप ही लंबी हो गई। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। अब देखते हैं पर्सनालिटी। द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट रेदर देन बाय हेरिडिटी. पेरेंटिंग स्टाइल्स कैन शेप अ चाइल्ड्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स. जब हम वृद्धि और विकास की बात कर रहे थे तो उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बराबर रोल था, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है. डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये दिमाग में रखिएगा एकदम. लेकिन जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होता है. यानी पालन पोषण की शैलियां बच्चे के मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों के पैटर्न को आकार दे सकती हैं. अब पर्सनालिटी के केस में हेरिडिटी तो अफेक्ट डालेगी ही, लेकिन ज्यादा रोल इसमें इन्वायरमेंट का होगा. माँ बाप बच्चे को जिस तरह के मूल्य सिखाएंगे या उसके व्यक्तित्व को जिस तरह का आकार देंगे, बच्चे का व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा. तो पर्सनालिटी इन्वायरमेंट पे ज्यादा डिपेंड करती है. नाउ लेट्स सी इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स आर जनरली ब्राइट. Children raised in enriched environments and resources tend to have higher IQ. बुद्धिमत्ता की बात करें तो बुद्धि में जो अंतर है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के कारण है. बुद्धिमान माता पिता के बच्चे आमतौर पर मेधावी होते हैं, यानी इंटेलिजेंट होते हैं, और समृद्ध वातावरण और संसाधनों में पले बड़े बच्चे का भी IQ अधिक होता है. यानी डेवलपमेंट की तरह ही इंटेलिजेंस पे भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल है. अगर बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, या अगर बच्चे को बढ़िया ट्यूटर्स मिल रहे हैं, अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, उसका पर्यावरण अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो ऐसे भी बच्चे का IQ अच्छा होगा. सोशल डेवलपमेंट, बोथ नेचर एंड नर्चर. ध्यान दीजिएगा, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट. Factors can influence an individual's ability to form and maintain social support networks, which are crucial for mental health and well-being. अगर हम सामाजिक विकास की बात करें तो प्रकृति और पोषण दोनों ही कारक किसी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं. ये सामाजिक संबंध मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा है, मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल. तो मनुष्य को समाज में रहना ही पड़ता है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि वो समाज से अपने रिश्ते बना के रखे. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर. हेरिडिटी इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स व्हाइल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग दैट सराउंड्स द चाइल्ड. आनुवंशिकता में लक्षणों का संचारण शामिल है, जबकि पर्यावरण में बच्चे के चारों ओर मौजूद हर चीज शामिल है.
Heredity is responsible for all inborn traits such as height, eye color, and skin tone. So it's fixed and remains constant. But environment's influence can change throughout life. जितने भी जन्मजात लक्षण हैं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और त्वचा की टोन मतलब कलर, इन सब चीज़ों के लिए आनुवंशिकता जिम्मेदार होती है। आनुवंशिकता ही इन सब चीज़ों को निश्चित करती है कि किसी बच्चे का आंख का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, स्किन का कलर कैसा होगा। तो इसीलिए आनुवंशिकता स्थिर होती है, परमानेंट होती है। लेकिन जो पर्यावरण है उसका प्रभाव जीवन भर बदलता रहता है। हेरिडिटी गिव्स अस आवर वर्किंग कैपिटल while एनवायरमेंट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। आनुवंशिकता हमें हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करती है जबकि पर्यावरण हमें निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। यानी हेरिडिटी हमें ये बताएगी कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है और जो एनवायरमेंट है वो हमें उस क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगा। हेरिडिटी इज इनेट एंड जेनेटिक while एनवायरमेंट इज लर्न्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। आनुवंशिकता जन्मजात होती है और साथ में आनुवंशिक होती है जबकि पर्यावरण उसे सीखा जाता है और अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट का टॉपिक खत्म होता है। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थी के विकासात्मक चरणवार लक्षण। मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, आपको इसको एग्जाम में सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जैसा मैंने पॉइंट वाइज बोला है आप उसी तरह से बस एक एक शब्द, दो दो शब्द लिख के आ जाएं। अपनी तरफ से सेंटेंस फ्रेम कर लीजिएगा। केवल शॉर्ट में समझते जाइए क्या कंसेप्ट है। लर्नर से यहाँ पे मतलब है वो बच्चा जो अभी विकासशील है, यानी जिसका विकास हो रहा है। वो अपने विकास के दौरान किन किन स्टेजेस से गुजरता है उन्हीं के बारे में आपको बताना है और उस पर्टिकुलर स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला स्टेज आता है किसी भी इंसान का लाइफ में, वो होता है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल का मतलब कंसेप्शन टिल बर्थ, यानी जब से वो माँ के कोख में गया है तब से लेकर वो जब तक पैदा नहीं होता तब तक का पीरियड प्री नेटल। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो बच्चे का ग्रोथ है वो पैदा होने के बाद से शुरू होता है, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये माना गया है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। ये सब लाइंस जो मैं बता रही हूँ ना, इनको भी दिमाग में रखेगा, आंसर्स में लिखने के काम आती हैं। नेटल मीन्स बर्थ, प्री नेटल मीन्स बिफोर बर्थ। इसका ड्यूरेशन यानी इसकी अवधि कितनी होती है, 240 दिन या फिर 9 मंथ्स, 9 महीने का होता है प्री नेटल पीरियड, या फिर 38 से 40 वीक्स। तीनों याद रखिएगा। हो सकता है आपको 240 डेज लिख के दे दे ऑप्शन में, या 9 मंथ्स लिख के दे दे, या फिर आपको वीक्स के फॉर्म में दे दे। मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, वीक्स के फॉर्म में पूछा था, ठीक है। एवरेज वेट होता है बच्चे का 3.4 kg यानी 7.5 पाउंड्स। एवरेज हाइट होती है 51 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट 8 इंचेस। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल बच्चे के स्टेजेस याद रखने हैं, नाम, और उस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, बस ये सब लिखना है, ठीक है। तो प्रसव पूर्व अवधि प्रीनेटल को हिंदी में कहते हैं, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की होती है। प्रसव का अर्थ होता है जन्म और प्रसव पूर्व का अर्थ है जन्म से पहले। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। प्रीनेटल के बाद दूसरा स्टेज आता है इन्फेंसी, जो कि होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक का। लर्न्स फ्रॉम सेंसेस, देयरफॉर सेंसेस आर टीचर्स। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन से सीखता है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उन्हीं की हेल्प से बच्चा चीजों को महसूस करता है अपने आसपास या समझने की कोशिश करता है। अगर आपने कोई मतलब जस्ट पैदा हुआ बच्चा या 1.5-2 साल का बच्चा देखा हो तो एकदम उसको अपने माइंड में रख के ये आंसर लिखिएगा, ठीक है। कि क्या करता है वो बच्चा, बार बार यूजेस सेंसेस सच एज टंग फॉर ईटिंग एंड लिकिंग टू नो थिंग्स। हर चीज को, कुछ भी देंगे हाथ में, आपने कोई भी चीज पकड़ा दी उसको तुरंत लेके मुंह में डालेगा, मतलब हर चीज को उसको चख के ही चेक करना रहता है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज प्ले एज। इस एज को प्ले एज भी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा, खेल की उम्र होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है किस स्टेज को प्ले एज भी कहा जाता है। इसको प्ले एज क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें दिन भर बस खेलता रहता है, उसको खाने, खेलने और सोने के सिवा और कोई काम नहीं होता। शैशवावस्था कहते हैं इसको हिंदी में। अब आता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होता है 2 से 6 साल तक का। अब आपके घर में या मोहल्ले में कोई बच्चा हो जो 2 से 6 साल के बीच का हो तो उसको अपने दिमाग में रखिए। ऑल्सो कॉल्ड टॉय एज। इसको टॉय एज कहते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चों के पास सबसे ज्यादा खिलौने होते हैं और वो खिलौनों से ही खेलते हैं। इसको क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। बच्चा हर चीज में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। चिड़िया कैसे उड़ती है, आसमान नीला क्यों होता है, पानी गीला क्यों होता है। इस एज को प्री स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि ये स्कूल जाने से
पहले का समय होता है। मतलब बच्चा यूजुअली 5 या 6 साल की उम्र में स्कूल जाता है, या 6 के बाद ही जाते हैं अब तो बच्चे। तो बेसिकली इस एज में वो सब किंडरगार्टन में या नर्सरीज में पढ़ते हैं। इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि इस एज में उनके कोई खास दोस्त नहीं होते हैं, वो बस अपने घर वालों के साथ या रैंडम इधर उधर खेलने में व्यस्त होते हैं। अब 2 से 6 साल के बच्चे का क्या ही कोई बेस्ट फ्रेंड होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रैपिड। इसमें भाषा का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, मतलब बहुत जल्दी वो भाषा सीखता है। तो इस उम्र के बच्चे से आप जिस लैंग्वेज में बात करेंगे वो उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी कैच करेगा। आपके घर में अगर गाली गलौज होता है, बच्चा गाली गलौज जल्दी सीख जाएगा। इंग्लिश में बात होती है, इंग्लिश सीखेगा। भोजपुरी में बात होती है, भोजपुरी बोलना सीखेगा। ईगो सेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड, इसका मतलब होता है कि बच्चे को लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं ना, बाकी दुनिया भी वही सोचती है और सारी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द है। मतलब वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और दिमाग में बिठा लीजिए। जो हिंदी वाले हैं वो भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि 6 से 12 साल की उम्र तक का। ऑल्सो नोन एज ट्रबलसम एज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसको ट्रबलसम एज भी कहते हैं, क्वेरलसम एज भी कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं। ट्रबलसम मतलब परेशानी वाली उम्र। इस एज के बच्चे बहुत ज्यादा मतलब खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं, शरारती वाले टाइप के। और झगड़ालू उम्र, क्वेरलसम मतलब झगड़ालू उम्र भी इसको कहा जाता है। गैंग एज मतलब सामूहिक उम्र, ठीक है। इसमें बच्चों के दोस्त बनने लगते हैं, ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चे यहाँ से बेसिक अपनी स्कूलिंग भी शुरू कर देते हैं, यानी क्लास 1, 2, 3 यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको स्कूल एज भी कहते हैं। Creativity begins, logical thinking develops, understand concepts of mass, number, area, etc. Forms peer groups और gangs. इस उम्र तक बच्चे के अंदर रचनात्मकता शुरू हो जाती है, यानी वो घिस पिट करके दीवार पे ड्राइंग बनाना, गूंजना, अलग अलग चीजें सोचना, ये सब शुरू कर देता है। तार्किक सोच भी विकसित होती है बच्चे के अंदर, यानी अब वो लॉजिकल बातों को भी समझना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में मास, नंबर और एरिया, इन ऐसे कंसेप्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले का जो बच्चा है, मतलब 6 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, उसको अगर आप कहें मैटर, एटम, सामान, चीजें, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीजें उसको नहीं समझ आएंगी। उसको बस जो सामने दिखाई दे रहा है वही चीज समझ में आती है। और इस उम्र में बच्चे दोस्त बनाने लग जाते हैं। फिर आता है एडोलसेंस, यानी 13 से 19 साल तक की उम्र। ऑल्सो नोन एज टीनेज, जिसको हम टीनेज नाम से भी जानते हैं या किशोरावस्था हिंदी में कहते हैं। फेसेस आइडेंटिटी क्राइसिस, सबसे बड़ी दिक्कत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस किस उम्र में होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब पहचान के संकट का सामना करना पड़ता है बच्चे को। तो इसमें होता क्या है कि बच्चा अपनी पहचान बनाने की या खुद की पहचान खोजने की कोशिश करने लगता है। मतलब वो बड़ा होता नहीं है पर खुद को बड़ा समझना शुरू कर देता है। आपने देखे होंगे ना, ये 15-16 साल वाले जो लड़के आते हैं आजकल के, भले उन लोग को जीवन में पहली बार गाड़ी चलाने को मिली होगी, लेकिन गाड़ी मिलते ही तुरंत इच्छाधारी नाक की तरह सड़क पे लहराने लग जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स, आइडेंटिफाइज जेंडर डिफरेंशिएशन। उनके अंदर संज्ञानात्मक या तार्किक क्षमता भी डेवलप होती है। अब वो हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाते हैं। जेंडर डिफरेंशिएशन से मतलब है कि अब वो समझ पाते हैं कि हाँ, सोसाइटी में लड़का लड़की 2 अलग अलग जेंडर्स हैं, इनका ये रोल है, उनका ये रोल है, ठीक है। तो इससे पहले की उम्र तक उन्हें जेंडर डिफरेंशिएशन के बारे में नहीं पता होता है। तो इसीलिए जो छोटे छोटे वाले लड़के होते हैं ना, जब वो ग्रुप में खेल रहे होते हैं तो लड़कियों को भी चट से मार के निकल जाते हैं। जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि नहीं, जेंडर दोनों अलग अलग हैं और लड़कियों को नहीं मारना है, या थोड़ी सी सिंपैथी उनकी तरफ आ जाती है। फॉर्म्स इमोशनल कनेक्शंस एंड कनेक्ट्स विद सोसाइटी। यहाँ पे समाज के साथ वो सामाजिक रिश्ते बनाता है, अपने समाज को समझने की कोशिश करता है, समाज के साथ जुड़ता है। तो बस यही 5 स्टेजेस थे। किस स्टेज में क्या होता है ये लिखने के लिए अपने दिमाग में उस उम्र के बच्चे के बारे में सोच लीजिएगा, या खुद के बारे में ही सोचिएगा कि जब आप उस एज में थे तो आप क्या क्या बिहेवियर शो करते थे। और हाँ, 5 स्टेजेस का ड्यूरेशन भी याद रखिएगा, किस एज से किस एज तक। अब हमारा अगला टॉपिक है इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास। द वर्ड इमोशन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इमोवेर मीनिंग टू मूव। सो इमोशन मीन्स द एनर्जी इन मोशन, इसीलिए इसको ई इमोशन कहते हैं, एनर्जी इन मोशन। इमोशन शब्द लैटिन शब्द इमोवेर से बना है, जिसका अर्थ है चलना। तो भावना का अर्थ है गतिशील ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो चल रही है। अकॉर्डिंग टू रेथस, इमोशंस कलर आवर लाइव्स। रेथस के अनुसार भावनाएं हमारे जीवन को रंग देती हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इमोशन इज अ स्टीयर्ड अप स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। वुडवर्थ के अनुसार भावना शरीर और मन की एक संचालित अवस्था है।
According to Watson, humans are born with 3 emotions, that is fear, anger and love. Very important line. किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था. क्या कहा था? कि मनुष्य 3 भावनाओं के साथ पैदा होता है. उसके कहने का मतलब जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके अंदर 3 भावनाएं हमेशा से रहती हैं, डर, क्रोध और प्रेम. मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है फॉल, ठीक है, FAL. इससे आप याद कर सकते हैं, फियर, एंगर और लव. आपको ऑप्शन में ये सारे इमोशंस दे देंगे, साथ में कोई और एक एक्स्ट्रा इमोशन ऐड कर दिया जाएगा. फिर पूछेगा चारों में से बताइए कौन कौन से इमोशंस के साथ बच्चा पैदा होता है. देयरफॉर इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस. अतः भावनात्मक विकास का अर्थ है भावनाओं का विकास. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है. मैकडॉगल गेव 14 इंस्टिंक्ट्स विच गिव राइज टू इमोशंस. मैकडॉगल के अनुसार भावनाओं को जन्म देने वाली 14 वृत्तियां होती हैं. ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि किसने बताया है 14 वृत्तियों के बारे में, तो मैकडॉगल ने बताया है. और या फिर ये भी पूछ सकता है कि मैकडॉगल ने कितने इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया है. ये मेरे पेपर में आया था क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं कॉग्निशन. कॉग्निशन इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज. इट इंक्लूड्स परसीविंग, रिकॉग्निशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी. इसको आप याद कर सकते हैं पार्सल, PRCL और RPM से. ठीक है, तो कॉग्निशन या अनुभूति ज्ञान प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया है. इसमें शामिल है धारणा, पहचान, संकल्पना, सीखना, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति. देयरफॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन. इसलिए संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अनुभूति या संज्ञान का विकास. अच्छा, 2 और कंसेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेटाकॉग्निशन और ब्रेन मैपिंग. मेटाकॉग्निशन इज द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओन थॉट प्रोसेस. तो मेटाकॉग्निशन स्वयं की विचार प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और समझ है. यानी जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं. और ब्रेन मैपिंग इज अ डायग्राम यूज्ड टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ईदर विद फ्लो चार्ट्स, मैप्स, पॉइंट्स, एब्रिवेशंस एक्सेट्रा. इट इज हायरार्किकल एंड शोज रिलेशनशिप अमंग पीसेस ऑफ होल. ब्रेन मैपिंग एक आरेखा है जिसका उपयोग प्रवाह चार्ट, मानचित्र, बिंदु, संक्षिप्तीकरण आदि के साथ जानकारी को दृश्य रूप में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है. यह पदानुक्रमित है और संपूर्ण टुकड़ों के बीच संबंधों को दर्शाता है. सिंपली ब्रेन मैपिंग का मतलब जब किसी चीज को याद करने के लिए आप अपने दिमाग में फ्लो चार्ट या कोई इमेज ऐसे बना के फिट करते हैं ना मेमोरी को, तो उसी को ब्रेन मैपिंग कहते हैं. इमोशनल डेवलपमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी refers to changes across the life stages in the behaviors related to feelings and emotions. भावात्मक विकास जीवन के विभिन्न चरणों में भावनाओं और संवेगों से संबंधित व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है. According to emotional development theories, older children will be better at understanding other people's emotions than younger children because they are older and more emotionally developed. Emotional development is about understanding your own and others' emotions. भावात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें छोटे बच्चों की तुलना अन्य लोगों की भावनाओं को समझने की ज्यादा क्षमता होती है, क्योंकि वे बड़े होते हैं और भावनात्मक रूप से अधिक विकसित होते हैं. अब मान लीजिए घर में पापा गुस्सा है, तो जो बड़ा भाई होगा वो चुपचाप बैठा होगा. उसको पता है कि अगर मैंने ज्यादा कुछ बोला तो गुस्सा सारा मुझे पे निकलेगा. लेकिन छोटा भाई जो होगा, छोटा बच्चा जो अगर है, मतलब 5 साल का, 6 साल का, उसको नहीं फर्क पड़ रहा किसी के गुस्से से, किसी चीज से. वो अपना हंसता रहेगा, खेलता रहेगा. तो क्योंकि वो इमोशनली डेवलप नहीं है, जबकि बड़ा वाला बच्चा इमोशनली डेवलप है. उसको पता है कि किस इमोशन में किस तरह से बिहेव करना है. भावनात्मक विकास अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने के बारे में है. Cognitive development within the context of developmental psychology is the study of how an individual's thought change and develop as the individual progresses through the process of learning. Skills like problem solving, abstract thinking, reading comprehension, and math comprehension are all part of cognition development. Cognition development is affected by age, but it can also be affected by other things, including one's environment and disabilities. संज्ञानात्मक विकास इस बात का अध्ययन है कि जैसे जैसे व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है, उसके विचार कैसे बदलते हैं और विकसित होते हैं. समस्या समाधान, अमूर्त सोचन, पढ़ने की समझ और गणित की समझ, ये सारे कौशल संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा हैं. संज्ञानात्मक विकास उम्र से प्रभावित होता है, लेकिन यह किसी के पर्यावरण
और विकलांगताओं सहित अन्य चीज़ों से भी प्रभावित हो सकता है। तो अभी तक हमने जाना कि इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या है। अब जानते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. Emotional development is more important than intellectual development in life. To achieve happiness and peace and live a successful and meaningful life, it is important to focus on the goal of emotional development so that every person can control his emotions. Just as the stability of a multi-story building rests on a strong foundation, similarly, emotion is the foundation of our life. The more positive and controlled our emotions are, the more successful and meaningful our life will be. Life begins to falter due to uncontrolled emotions. जीवन में बौद्धिक विकास से ज्यादा जरूरी होता है भावनात्मक विकास। सुख शांति हासिल करने के लिए और सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भावनात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सके। जैसे कि एक मजबूत नींव पर ही बहुमंजिले भवन की स्थिरता बनी रहती है, वैसे ही भावना हमारे जीवन की नींव है। हमारी भावना जितनी सकारात्मक और नियंत्रित होगी, हमारा जीवन उतना ही सफल और सार्थक बनेगा। भावनाओं पर अनियंत्रण से ही जीवन लड़खड़ाने लगता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. संज्ञानात्मक विकास का महत्व. कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद द मीन्स ऑफ पेइंग अटेंशन टू थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम. Everyday experiences can impact a child's cognitive development. Cognitive development encompasses a child's working memory, attention, as well as child's ability to manage and respond to the experiences and information they experience on daily basis. संज्ञानात्मक विकास बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर ध्यान देने का साधन प्रदान करता है. रोजमर्रा के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं. संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की कामकाजी स्मृति, ध्यान, साथ ही दैनिक आधार पर अनुभव और जानकारी को प्रतिबंधित करने की और प्रक्रिया देने की बच्चे की क्षमता शामिल होती है. यानी बच्चे का संज्ञान का विकास एक दिन में नहीं हो जाता. वो हर रोज जो चीजें अपने आसपास होते देखता है, उससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत. जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे was a Swiss psychologist who gave the theory of cognitive development. This theory explains that how children develop intellectually throughout childhood. तो जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था. यह सिद्धांत बताता है कि बचपन में बच्चों का बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने. एक और क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे कहाँ के मतलब मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विस थे वो, यानी स्वीडन के रहने वाले. He also gave the constructivist theory, which explains how people construct knowledge through experiences. He worked under Alfred Binet. जीन पियाजे ने रचनावादी सिद्धांत भी दिया था. एक और क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है. और इन्होंने बताया था रचनावादी सिद्धांत में कि लोग अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किस तरह से करते हैं. इन्होंने अल्फ्रेड बिनेट के अधीन भी काम किया है. यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जीन पियाजे ने किसके अंडर में काम किया था. तो अल्फ्रेड बिनेट एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट पे काम कर रहे थे. उनके अंडर में पियाजे ने काम किया है. पियाजे सेड दैट चिल्ड्रन सॉट देयर नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस कॉल्ड स्कीमास. कॉग्निटिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस. ये सारे शब्द आपको कहीं भी दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कॉग्निशन से, ठीक है. पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने अनुभव और बातचीत के माध्यम से जिस ज्ञान को अर्जित करते हैं उस ज्ञान को स्कीमा कहा जाता है. मतलब जो भी नॉलेज आप फीड कर रहे हैं माइंड में वो स्कीमा है पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है. ये भी क्वेश्चन पूछता है. संज्ञानात्मक का अर्थ है समझ, सोच, स्मृति, बुद्धि आदि. अब दो डेफिनेशंस बता रही हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहली आइंस्टाइन की डेफिनेशन. इन्होंने कहा था पियाजेस थ्योरी इज सो सिंपल दैट ओनली अ जीनियस कुड हैव थॉट ऑफ इट. और पियाजे ने कहा था चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट. यानी आइंस्टाइन के अनुसार पियाजे का सिद्धांत इतना सरल है कि केवल कोई जीनियस ही इसके बारे में सोच सकता था. और पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक या रचनावादी होते हैं. कहीं भी अगर आपसे पूछे कि बच्चों को साइंटिस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट किसने कहा है तो दिमाग में रखिएगा पियाजे ने.
चिल्ड्रंस थिंकिंग या प्रॉब्लम्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी. Children move through 4 stages called stages of cognitive development: sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational, SPCF. पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच और समस्याएं हैं वो वयस्कों के मुकाबले मात्रा के मामले में अलग नहीं होती हैं. मतलब जितना एक बड़ा आदमी सोचता है उतना ही छोटा बच्चा भी सोचता है, बस वो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में अलग होती है. डिफरेंस बस क्या है कि बड़ा आदमी किसी और चीज के बारे में सोचता है, छोटा बच्चा अपने खेल कूद के बारे में सोचता है. तो पियाजे ने बताया है कि बच्चे 4 चरणों से गुजरते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के दौरान. यूजुअली आपको 5 स्टेजेस लिखने हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको ये ना पूछा गया हो कि पियाजे के अनुसार बताइए. ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना डेवलपमेंटल स्टेजेस, उसमें हमने 5 स्टेजेस पढ़े थे, पर पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए हैं. कौन कौन से? पहला स्टेज वो कहते हैं सेंसरी मोटर, जो होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक. चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, हैंस कॉल्ड सेंसरी मोटर. इसको पियाजे ने सेंसरी मोटर इसलिए कहा है क्योंकि बच्चा इसमें अपने सेंसेस से सीखता है. मैंने बताया था इंद्रियों से सीखता है, वही चीज है सेम. इसके की माइलस्टोन्स क्या हैं? रिफ्लेक्सिव एक्ट्स ऑफ अ बेबी बिगिंस फर्स्ट, सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग एक्सेट्रा. की माइलस्टोन से मतलब है कि बच्चा इस उम्र में क्या क्या चीजें कर लेता है, या एक हेल्दी बेबी को क्या क्या चीजें इस एज तक कर लेनी चाहिए. फिर है इंटेंशनल रिफ्लेक्सिव एक्शंस लाइक सकिंग थंब, किकिंग लेग्स एक्सेट्रा अकर्स इन फर्स्ट 4 मंथ्स. शुरुआत के 4 महीनों में बच्चा पैर चलाना, हाथ चलाना, चीजें पकड़ना, अंगूठा चूसना, ये सब सीख जाता है. शोज इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट्स अप टू 8 मंथ्स. अगर आप 8 महीने से कम के बच्चे को कोई सामान दिखा रहे, चीज दिखा रहे, तो वो उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. 8 महीने के बाद से बच्चा चीजों पे ध्यान देने लगता है. अब आप उसको खिलौना दिखाइए, झुंझुना दिखाइए, तो वो देखेगा और रिएक्ट करेगा. अडेप्टिंग टैक्टिक्स टू देयर सराउंडिंग्स. अपने आसपास की चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके उनकी तरह करने की कोशिश भी करता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कंसेप्ट क्लियर्स एट 9 मंथ्स. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कंसेप्ट का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है ना कि बच्चे के सामने मान लीजिए बॉल रखा है, अब आप उस बॉल को अपने पीठ के पीछे छुपा दीजिए, बच्चा इधर उधर देखने लगेगा, मतलब उसको लगेगा कि वो चीज अब गायब हो गई और उस चीज के बारे में उसके दिमाग से भी निकल जाएगा. लेकिन 9 महीने का बच्चा होता है उसके बाद से अब आप उसके सामने बॉल रखिए, अब हटा के देखिए, वो उस बॉल को ढूंढना शुरू कर देगा. तो ये जो बच्चे का कंसेप्ट है कि अगर चीजें नजर के सामने से हट गई तो मतलब दिमाग से भी हट गई, ये कंसेप्ट 9 महीने तक आते आते क्लियर हो जाता है. फिर है अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस बैबलिंग, बाबा मामा. मतलब बच्चा जो है वो 9 महीने के बाद से बैबलिंग मतलब बड़बड़ाना. अब पियाजे के अनुसार दूसरा स्टेज आता है जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज. ये होता है 2 से 7 साल. ध्यान रखिएगा जो हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़े थे उसमें उम्र मतलब 2 से 6 थी. पियाजे में प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 है. डिफरेंस याद रखिएगा दोनों में. इसमें अंडरस्टैंड सिंबॉलिक एक्शन लाइक हग, कम. अब आप बच्चे को इशारे करेंगे कि अगर मतलब इधर आओ या बैठ जाओ या गले लगने के लिए हाथ ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चा अब इशारे भी यानी सिंबॉलिक लैंग्वेजेस भी समझेगा. प्री लॉजिक स्टेज यानी तर्क से पूर्व की स्थिति होती है ये. इसमें बच्चा तर्क नहीं लगा पाता, उसको लॉजिक वाली बातें नहीं समझ आती. ईगोसेंट्रिक, जैसा कि बताया था, होल वर्ल्ड इज थिंकिंग सेम, मतलब पूरी दुनिया ही उसी की तरह सोचती है, सबकी सोच एक ही जैसी है. एनिमिज्म, ठीक है, कंसीडर्स नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग. मतलब गुड़िया रहेगी, खिलौना रहेगा, उसको भी असली इंसान की तरह ट्रीट करेंगे सब. सिंबॉलिक प्ले, जैसे डॉक्टर डॉक्टर खेलना, टीचर टीचर खेलना, ठीक है, ऐसे एक्टिंग कर करके खेलना, उसको सिंबॉलिक प्ले कहते हैं. कैनॉट ग्रास्प कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स लाइक कॉज इफेक्ट, टाइम एंड कंपैरिजन. मुश्किल कंसेप्ट्स जो होते हैं उनको नहीं समझ पाता वो. घड़ी देखने में भी दिक्कत होती है, कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है. उसके बाद तीसरा स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11 साल तक. लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स डेवलप बट नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज काइंडनेस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा. यानी बच्चों के अंदर मूर्त चीजों के बारे में संज्ञान बढ़ेगा, लेकिन अमूर्त चीजों के बारे में वो नहीं समझ पाएगा. एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? जो जिसको आप टच ना कर सके वो एब्स्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो वैल्यूज हो गया, मॉरल्स हो गया, इन सब के बारे में अभी उनको चीजें नहीं समझ आएंगी. कंजर्वेशन थिंकिंग डेवलप्स, दैट इज सेम वॉल्यूम इवन दो शेप और साइज चेंजेस. एक ग्लास में पानी लीजिए और बच्चे को दिखाइए. अब उस ग्लास के पानी को आप एक कटोरे में डाल दीजिए, तो अब बच्चा ये क्लियरली समझ पाएगा
कि जो ग्लास में पानी था वो और जो कटोरे में पानी है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हुए। लेकिन 7 साल की उम्र से पहले का अगर बच्चा है उसको अगर आप दिखाते ये चीज करके तो वो कहता कि नहीं, जो ग्लास वाला पानी था वो ज्यादा था, कटोरे वाला पानी कम है। वो हाइट मेजर करेगा। कंसेप्ट ऑफ सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी एक्सेट्रा आर क्लियर्ड। अब रिवर्सिबिलिटी वाली चीज मतलब ये चीज ऐसे हुई फिर वही चीज उल्टा हो गई, ठीक, ये सारे कंसेप्ट भी उसके दिमाग में अब क्लियर हो जाए। और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, फ्रॉम 11 to 15 ईयर्स। एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग कंक्लूडिंग एबिलिटी, वर्बल हाइपोथेसिस, टीम वर्क, लॉजिकल थिंकिंग, नॉर्मेटिव थिंकिंग, ये सारी क्षमताएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं इस उम्र तक। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट भी वो समझने लगता है। हाइपोथेटिकल, डाइवर्जेंट और डिडक्टिव थिंकिंग। ये मैंने जितने भी टर्म्स लिख रखे हैं इन सारे टर्म्स को याद रखिएगा कि ये किस स्टेज से रिलेटेड है, मतलब सेंसरी मोटर से, प्री ऑपरेशनल से, कंक्रीट से है या फॉर्मल से है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बच्चे को कोई इमेजिनरी प्रॉब्लम दे दी जाए कि अगर तुम इस प्रॉब्लम में फंसे होते तो तुम क्या क्या करते, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग या थिंकिंग। और पियर बॉन्डिंग डेवलप, इसमें बच्चा मतलब ग्रुप्स बनाने लग जाता है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं उसके, पियर्स के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। पियाजे इज रेडिकल, बिलीव्ड इन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। पियाजे कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथी रचनावाद में विश्वास रखते हैं। ध्यान रखिएगा स्टेजेस की अगर बात है तो जब तक आपको ये नहीं कहा गया कि पियाजे के अकॉर्डिंग स्टेजेस लिखिए तब तक आप वो जो हमने पहला वाला पढ़ा था ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर, वही फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है पियाजे के अकॉर्डिंग तो आप पियाजे वाला एज या जो भी है स्टेजेस वो बताएंगे। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।